पर्पल रिवर के एक और नए ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मिस निंग का पता लग जाता है जी चुआन को कि मिस निंग की एंगेजमेंट हो चुकी है और उसको वो कुछ तोहफा देके निकल जाता है एंगेजमेंट गिफ्ट बोल के। और यहाँ पर अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि काफी ज्यादा फाइट होने वाली है और अब नए सफर पर निकल चुका है जी चुआन। तो लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो जरूर से देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें मिस निंग और मिस निंग के अंकल जी को दिखाया जाता है। मिस निंग के अंकल बोलते हैं कि क्या तुम अब ठीक हो, फिर ये बोलती है कि मैं बोल पहले से सही हूँ। तो ये अंकल जी बोलते हैं कि तुम उस बच्चे के बारे में क्या सोचती हो, माँ फैमिली के बच्चे के बारे में। और यहाँ पर ये साथ ही साथ बात कर रहे होते हैं, साथ ही साथ ये बोलती है कि मुझे उस मार्व से एंगेजमेंट नहीं करनी है। और यहाँ पर ये अंकल जी बोलते हैं कि यार देखो, अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहती तो तुम थोड़ा टाइम ले सकती हो अपने लिए। और यहाँ पर ये खुश होके जाती है और इसके पास चली जाती है अंकल के पास, और ये फिर से अब आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये अंकल बोलते हैं कि तुम्हारे अंकल को यहाँ पर साथ होना चाहिए था जब तुम अडल्ट हुई हो और तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए था। अब ये दोनों बात कर रहे थे एनिन के बारे में। एनिन कोई छोटा सा लड़का है जो कि अभी गवर्नमेंट जॉब में आया नहीं है और यहाँ पर ये इसको और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी यहाँ पर आने के लिए। फिर मिस निंग बोलती है कि ओके। फिर यहाँ पर ये पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर मीटिंग होने वाली है। अब ये अंकल जी बोलते हैं कि एनिन अब इतनी एज का हो गया है कि वो पॉलिटिक्स गवर्नमेंट के काम में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे आने दो ताकि वो फ्यूचर में और ज्यादा चीजें सीख सके। फिर ये बंदा बोलता है चीफ कमांडर के ऑफिस के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अभी प्राइटोरिया गार्ड, सेंट्रल आर्मी, ब्लैक फ्लैग आर्मी, बॉर्डर डिफेंस आर्मी और फार ईस्टर्न आर्मी को छोड़कर टोटल 6,40,000 डिप्टी ऑफिसर पोस्ट है, लेकिन इसमें से लगभग 1/3 ऑफिसर की कमी है। इसमें सबसे ज्यादा शॉर्टेज फार ईस्टर्न आर्मी में है। वहाँ रिक्वायर्ड सोल्जर्स की टोटल स्ट्रेंथ आधे से भी कम है। फार ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए ये एक सीरियस प्रॉब्लम है सर। तो स्टर्लिंग अंकल जी से यही डिस्कशन कर रहा था कि सेंट्रल आर्मी के लोग को वहाँ पर भेजा नहीं जा सकता क्या, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा कमी है। तो सेंट्रल आर्मी के लोगों को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और नए सोल्जर्स लाए जाएंगे। क्या सेंट्रल आर्मी को कुछ सोल्जर्स को वहाँ पर भेजा जा सकता है फार ईस्टर्न आर्मी में? फिर ये बोलता है कि नहीं, वहाँ पर उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, मूव नहीं किया जा सकता, नए सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा सोल्जर्स की डेथ हुई है, 11.5 लाख से भी ज्यादा। और इसलिए कमांडर्स को लगता है कि सोल्जर्स को बिना सोचे रिक्रूट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आर्मी में मैन पावर की भी कमी हो रही है, तो इसलिए रिक्रूटमेंट और पब्लिक की लिवलीहुड में बीच बैलेंस बनाना होगा। ये बात होती है कि फार ईस्ट में जो शरणार्थी है, जो रिफ्यूजीज है, नोबल्स की प्राइवेट आर्मीज है, उनका यूज किया जा सकता है। रिफ्यूजीज को रिक्रूट करके आर्मी की कमी को पूरा किया जा सकता है और उन्हें दोबारा भी बसाया जा सकता है। काउंट डूकियो ने अपने इलाके में 30,000 से ज्यादा प्राइवेट सोल्जर्स खड़े कर रखे हैं। बारो फैजल के पास 16,000 से ज्यादा ट्रूप्स है और एर्ल मैवी के पास 4 मर्कनरी डिविजन्स है। टोटल 23,000 मर्कनरीज है। इन सब नोबल्स ने कानून तोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। सबको पता है कि नोबल्स के पास प्राइवेट आर्मीज है। सवाल ये है कि उन पर एक्शन कौन लेगा। तो यहाँ पर कुछ भी डिसीजन लेने से पहले मिस निंग खड़ी हो जाती है और बोलती है कि क्या मुझे कुछ शब्द कहने की इजाजत है? तो ये बोलती है कि जैसे कि इंस्पेक्टर जनरल ने कहा, जिन नोबल्स के नाम लिए गए हैं उन्होंने वाकई में कानून को तोड़ा है। इसलिए चीफ मेरी रिक्वेस्ट है कि जो नोबल्स गलत है उन्हें एक मौका और दिया जाए। अगर वो अपनी मिलिट्री पावर आर्मी सरेंडर कर दे और मिलिट्री अफेयर्स ऑफिस के साथ कॉर्पोरेट करे तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाए। इससे फैमिली गवर्नमेंट की टॉलरेंस और दया भी दिखेगी और हम अलग अलग जगह मिलिट्री कैंप्स भी बना सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज को शुरू करो या पेट्रोल्स को भेजो ताकि नोबल्स के एरिया में सिक्योरिटी हो। इन आर्मी कैंप्स को नोबल्स की प्रॉपर्टीज के पास रखा जा सकता है। उन फैमिली के नोबल्स लॉर्ड्स जरूर खुश होंगे और फैमिली की मेहरबानी और सपोर्ट के लिए थैंकफुल भी रहेंगे। अब इससे के बाद यहाँ पर इस डिसीजन को फाइनल किया जाता है और तालियां बजाने लग जाते हैं सभी। अब हमें दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और एक घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जाते हुए, जिसके साइड में काफी सारे सोल्जर्स भी थे और इसके अंदर एक अंगूर खाता हुआ इंसान बैठा होता है। और साथ ही यहाँ पर मिस निंग के मंगेतर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मिस निंग का पीछा करना हमारा प्लान का हिस्सा था, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया। पता नहीं क्यों उसने बीच में ही ये सब छोड़ दिया। तो ये दोनों बात कर रहे होते कि प्लान फेल हो गया तो अब यहाँ पर रुकने का भी कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं, कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पर रुकने का। ये लोग बात कर रहे थे कि जल्दी से हमें तन्य चलना चाहिए और यहाँ पर ये हमला होने लग जाता है। सीधा तीर आके पीछे लगता है और यहाँ पर ये लड़की चिल्लाने लग जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर ये अपनी तलवार को निकाल लेता है। बाहर की तरफ देखता है तो बाहर की तरफ इसके सिपाही लड़ रहे थे और एक एक करके सारे सिपाही मारे जा रहे थे। अभी किसी ने इन पर हमला कर दिया था और सारे सिपाही मारे जा चुके थे। अब इन पर हमला करने वाला एक बंदा पास आने लग जाता है और सीधा यहाँ पर तलवार जैसे निकालता है तो पीछे से यहाँ पर सीधा इसके गर्दन में ये तलवार घुसा देता है और यहाँ पर ये हमला करने लग जाता है।
है मिसनिंग का मंगेतर, और यहाँ पर ये मंगेतर तो क्या ही है, जल्लाद है। तो ये इन सभी पर हमला करने लग जाता है ताकि अपने भाई को वहां से निकाल सके, और यहाँ पर काफी सारे चाकू फेंक देता है जिससे कुछ लोग तो मारे भी जाते हैं और जल्दी जल्दी भाग जाता है इनसे बच के। और यहाँ पर भागने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन पीछे पड़े हुए थे वो लोग मारने के लिए, और यहाँ पर ये हमला करने के लिए कोशिश कर रहा था ये दुश्मन, और यहाँ पर इस पर डायरेक्ट हमला कर देता है ऊपर कूद के। लेकिन ये बंदा इस हमले से भी बच जाता है और यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पीछे से बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं जो कि सीधा तीर मारते हैं, मतलब घुसपैठी ये सीधा तीर चला देते हैं और ये तीर जाके सीधा इसके कंधे में लगता है। इसकी तो ऐसी की तैसी ही हो जाती है कंधे में लगते ही। ये बंदा तो जख्मी हो चुका था और यहाँ पर ये भागने की कोशिश तो कर रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारा मामला साफ हो चुका था और इसका भाई देख लेता है कि कोई नहीं है और सीधा बाहर निकल के घोड़े पर बैठ जाता है, और घोड़े पर बैठने के बाद फिर फटाक से यहाँ से निकल जाता है बग्गी को लेके। अब ये दुश्मन तो इसके जान के दुश्मन बने हुए थे और इसको मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी तरह से ये बच बच के भाग रहा था। और यहाँ पर ये भी डरा हुआ था और आगे जाके सिपाही मिल जाते हैं इसको, और यहाँ पर ये सिपाही इसको देख लेते हैं इस बंदे को, और यहाँ पर ये बोलता है कि काफी सारे दुश्मन मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे बचा लो। और यहाँ पर वो भी काफी सारे दुश्मन जो थे वो पीछे छुप के देख रहे होते हैं कि क्या सीन हो रहा है। ये लोग यहाँ से डर के चले जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा बोल रहा था कि मुझे पनिश कीजिए, और यहाँ पर ये जीचुआन का भाई बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो जिंदा होगा, ये फ्यूचर में हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। और यहाँ पर ये दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे नाग मंडली यहाँ पर चली जा रही थी। अब ये अपना काम कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि अरे मेरे पैर पे पैर कौन रख रहा है, मेरी पूंछ पे कौन चल के जा रहा है। फिर यहाँ पर ये दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इनका नाग राजा भी लेटा होता है यहाँ पर। अब ये बंदा काफी बकवास कर रहा होता है कि यहाँ पर काफी सारे स्पाइसी फूड्स को छुपा रखा है मुझसे, और यहाँ पर 100 माइल्स दूर है यहाँ पर डीमंस, और यहाँ पर साथ ही साथ ये डीमंस भी आ ही जाते हैं और सीधा हमला करना स्टार्ट कर दे आते ही, और यहाँ पर काफी सारे तीर को बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। काफी सारे नाग तो मारे भी जाते हैं इसी से। अब काफी सारे नाग यहाँ पर पुल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे जल्दी जल्दी, लेकिन ये मारे जाते एक एक करके, और काफी ज्यादा तेजी से ये डीमंस बढ़ रहे थे इनकी तरफ, और ये नाग राजा इनको रोकने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं हुआ गाइस, मारो मारो इनको मारो। और यहाँ पर ये मारते ही नहीं है, सभी भागने लग जाते हैं, अकेला क्या ही करता। डीमंस के जो बड़े बड़े शिप्स है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से आते हैं और सीधा पुल से टकरा जाते हैं, पुल को तो तहस नहस कर देते हैं। और पुल तहस नहस हो जाने के बाद ये सभी के सभी नाग मंडली तो भाग जाती है और ये एक अकेला बंदा भी क्या ही करता, और ये भी भागने लग जाता है कि बचाओ। तो इस जगह को छोड़कर ये सभी नाग भाग जाते हैं यहाँ से। तो अब जीचुआन और उस सिपाही को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि यहाँ पर ब्लू रिवर फेरी पर हम पहुंच जाएंगे आधे दिन में, और यहाँ पर ये पहुंच जाते हैं एक जगह जहाँ पर काफी सारे डीमंस ने हमला कर दिया, तो इनके ग्रेन्स को जलाने लग रहे थे। और अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं टोरनी के लिए। तो अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर बाईचुआन लड़ रही होती है कि साउथ रिवर को तुमने कैसे खो दिया, और यहाँ पर ये स्नेक बोल रहा होता है कि दरअसल मेरे सारे सिपाही मारे जा रहे थे और यहाँ पर हम क्या ही करते। वहाँ पर बाईचुआन यहाँ पर लड़ रही होती है कि तुम्हारे हजारों लोग मारे नहीं गए हैं, बहुत ही कम लोग मारे गए हैं, और तुम यहाँ पर छोड़ के आ गए, बुज़दिलों की तरह भाग के आ गए वहां से। और यहाँ पर जीचुआन भी आ जाता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में, वही चीज देखकर उनकी एक जगह डीमंस के हवाले हो चुकी है। सभी यहाँ पर देख रहे होते कि सर सर, और यहाँ पर ये जीचुआन काफी ज्यादा गुस्से में था और ये बोलता है क्या कोई मुझे बताएगा कि 1 महीने में इतना सब कैसे, आधे से ज्यादा सिटीज को हम खो चुके हैं। अब ये नागराजा बोलता है कि ये हमारा फॉल्ट नहीं है, दरअसल वो काफी ज्यादा ताकतवर थे और हम काफी ज्यादा कमजोर थे, इसलिए हम वहाँ से निकल आए। उजर बोलता है कि तुम्हें दोबारा लड़ना होगा, और यहाँ पर ये बोल रहे होते हैं कि तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो, तुम ग्रेट नेशन की इंसल्ट कर रहे हो, 3 ग्रेट नेशन। और यहाँ पर जीचुआन सीधा हाथ मारता है कि बस की आंख, तुम रुक जाओ सालो, दोबारा से तुम्हें लड़ना होगा। जीचुआन बोलता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि हमारे पास खाने के लिए अब खाना नहीं है, बहुत ही सफिशिएंट खाना नहीं है, बिल्कुल कम ही खाना है, बेवकूफो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफी सारे लोग यहाँ पर विपुल बजा देते हैं और काफी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा भी हो जाते हैं बात को सुनने के लिए। तो ये सभी लोग घबराए थे, अब खाना नहीं है तो क्या होगा। तो यहाँ पर बाईचुआन बोलते हैं कि लॉर्ड मिंगू ने किसी को अरेंज किया है अब यहाँ पर ग्रेन उगाने के लिए, बिजनेस करो और ग्रेन को उगाओ। तो अंकल जी बोलते हैं तुम खाने के लिए कहाँ जाओगे, मैं सीखना चाहता हूँ कि खाना कैसे उगाया जाता है, और यहाँ पे ब्लैक स्मिथ में से ये सीखना चाहता है, और ये खुश होकर यहाँ पर इन लोगों को भेज देती है वापस। तो ये सभी लोग चले जाते हैं। साथ ही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जीचुआन बोल रहा होता है कि पहले तो मुझे अपनी आर्मी को एकजुट करना होगा, मुझे एक ऐसी आर्मी चाहिए जो छोटी भले हो लेकिन काफी ज्यादा ताकतवर हो, और सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर काम करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो ये बंदा बोलता है स्नेक पीपल्स को अगर ऐड किया जाएगा तो हमारी आर्मी काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, और यहाँ पर साथ ही साथ ये चढ़ के ये भी बोलता है कि मगरमच्छ लोगों को काफी ज्यादा ऐड किया जाएगा तो हमारी आर्मी और ताकतवर हो जाएगी। अब ये बंदा आगे आगे बोलता है हमारी नाग मंडली इन गंदे पीपल्स के साथ मैच नहीं होगी। ऐसे सुनते ही ये मगरमच्छ बोलता है साले कुत्रिया, और यहाँ पर ये लड़ाई चालू हो जाती है, छोटी मोटी लड़ाई इनकी होने लग जाती है सभी मंडली की एक दूसरे
दूसरे से। अब ये रोजर इस लड़ाई के मजे ले रहा होता है, फिर मजे लेने के बाद सीधा जाके पीछे बेल तो दबा देता है, मतलब इसको बजा देता है, और बजाने के बाद बहुत ही ज्यादा तेजी से आवाज निकलती है जो कि इनको कानों में चुभ जाती है। ज़ीचुआन बोलता है कि मैं तुम्हारी और सभी रेसिस की अच्छी ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट करता हूँ। मिलिट्री रिफॉर्म का पर्पस किसी रेसिस को खत्म करना नहीं, बल्कि हमारी आर्मी की फाइटिंग पावर को बेटर बनाना है। हमारा मेन गोल फार ईस्ट को आजाद करना है अभी भी, लेकिन हमारे पास फूड की कमी हो रही है, सप्लाईज की कमी हो रखी है। अगर ट्राइब के लीडर्स यहाँ पर एग्री होंगे तो वो न्यू आर्मी डिप्टी कमांडर के रूप में यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये सभी स्नेक ट्राइब, क्रोकोडाइल ट्राइब के लोग यहाँ पर मानने को तैयार हो जाते हैं इनके लीडर्स, और यहाँ पर ये बोलते कि अब डिवीजन नहीं होगा, अब सभी एकजुट मिलकर यूनिटी में काम करेंगे। अब से यूनाइटेड फार ईस्ट आर्मी किसी एक क्लैन जाति की आर्मी नहीं होगी, सभी सोल्जर्स को मिलाकर 4 अलग अलग मिलिट्री ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो मिंग्यू, रोजर, बाइचुआन और ब्रैन ये अलग अलग 4 आर्मी को संभालेंगे। अब ज़ीचुआन इन सभी लोगों को बता रहा था कि तुम सभी लोगों को मेरा साथ देना होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना ये सभी मुमकिन नहीं होने वाला है, और तुम सभी को यहाँ पर हमारे साथ चलना होगा, तभी हम एक बेहतर और ताकतवर सेना बना पाएंगे। 9 मार्च 782वें साल में फार ईस्टर्न में पहले मिलिट्री ने रिफॉर्म कंप्लीट कर दिया। इयोशिकावा ने इस रिफॉर्म के बाद फार ईस्टर्न आर्मी पर अपना कंट्रोल बना लिया है। किंग ऑफ लाइट अब अपनी पूरी पावर बढ़ाने और सब पर कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रहा है। अब ये सभी इंफॉर्मेशन कोर्क यहाँ पर पहुंचा देता है मिस्टर बुडान के पास, और यहाँ पर बुडान बोलता है कि फार ईस्ट को जीत की जरूरत है और फार ईस्ट जीत के ही रहेगा। और अब यहाँ पर एपिसोड ये खत्म हो जाता है। आई होप ये एपिसोड आपको काफी पसंद आया होगा। ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।